हेलो मित्रों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। आज हम एवोल्यूशन एंड एनिमल बिहेवियर यानी ईथोलॉजी यूनिट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो है ऑल्ट्रुइज्म। सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए, ऑल्ट्रुइज्म का डेफिनेशन क्या लिखा है। सैक्रिफाइसिंग ऑफ एन इंडिविजुअल्स ओन फिटनेस इन रिलेशन टू सेव इट्स पॉपुलेशन। मतलब ऑल्ट्रुइज्म का मतलब होता है त्याग या बलिदान, यानी सेल्फलेस हेल्प। बायोलॉजी में जब कोई एक इंडिविजुअल अपनी खुद की फिटनेस यानी अपने सर्वाइवल या रिप्रोडक्शन के चांसेस को सैक्रिफाइस कर देता है ताकि उसकी पूरी पॉपुलेशन या ग्रुप बच सके, तो उसे हम ऑल्ट्रुइज्म कहते हैं। दोस्तों, यहां फिटनेस का मतलब लाइफ भी हो सकता है। मतलब कभी कभी ये सैक्रिफाइस जान देकर भी किया जाता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। फोकस ऑन द स्क्रीन। अब जरा इस डायग्राम पर फोकस करते हैं। ये एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर देगा। मान लो ये डियर की एक कॉलोनी या ग्रुप है, यानी डियर की पॉपुलेशन है। सारे डियर एंड फैमिली मस्त खा पी करके जंगल में आराम कर रहे थे। तभी सामने एक टाइगर आ गया, यानी डेंजर है। डियर के चेहरे बता रहे हैं माहौल डर का है। टाइगर इस ग्रुप पे हमला कर सकता है ना बेटा। अब क्या होगा? निगाहें स्क्रीन पर रखना बेटा। इस ग्रुप का एक मेंबर तो साथ छोड़ के भाग लिया। ये क्या? इसने तो गलत किया है ना बेटा। नहीं नहीं, सुनो, मैं बताता हूं ये अपने साथियों का साथ छोड़ के क्यों भागा। यहां सिनारियो ये है, ग्रुप का ये एक मेंबर डेंजर को देखकर भागा नहीं, बल्कि उसने टाइगर का ध्यान भटकाया या शोर मचाया ताकि इसके बाकी सब साथी बच सकें। ये मेंबर जो ग्रुप छोड़कर बाहर निकल गया, इसको कहते हैं डोनर या एक्टर। और ऐसा करने से ये ग्रुप के वो मेंबर्स जो सेफ बच गए हैं और जिनको फायदा या बेनिफिट मिलने वाला है, इनको कहते हैं रिसिपिएंट्स। टाइगर डोनर को पकड़ने के लिए उसको अप्रोच करेगा। इस चक्कर में डोनर की जान को खतरा है। डोनर की जान भी जा सकती है अगर टाइगर ने दबोच लिया तो, लेकिन बाकी सारे रेसिपिएंट्स सेफ है। अब नीचे वाली लाइंस पढ़ते हैं। डोनर गिव्स अप इट्स ओन फिटनेस एंड सेव इट्स पॉपुलेशन। मतलब डोनर ने अपनी फिटनेस या लाइफ कुर्बान कर दी ताकि पॉपुलेशन सेफ रहे। तो फाइनली डेफिनेशन क्या बनी? सो अ बिहेवियर वेयर द फिटनेस ऑफ अ डोनर रिड्यूसेस बट फिटनेस ऑफ रिसिपिएंट्स इंक्रीजेस इज कॉल्ड ऑल्ट्रुइज्म। एग्जाम के लिए बस ये गोल्डन रूल याद रखिएगा। अगर डोनर की फिटनेस कम हो रही है माइनस, और बदले में रिसिपिएंट्स की फिटनेस बढ़ रही है प्लस, तो ये बिहेवियर ऑल्ट्रुइज्म कहलाएगा। आई होप अब आपको ऑल्ट्रुइज्म का बायोलॉजिकल मीनिंग समझ आ गया होगा, राइट? अब ऑल्ट्रुइज्म कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई में समझेंगे एक नए टर्म के साथ, जो है किन सिलेक्शन। सबसे पहले डेफिनेशन को पढ़ते हैं जो स्क्रीन पर है। Kin selection is a strategy which favors the reproductive success of the organism even at the cost of its own life। यहां पर kin वर्ड का मतलब समझना बहुत जरूरी है। किन का मतलब होता है आपके रिश्तेदार या ब्लड रिलेटिव्स। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, ध्यान देना। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहां एक इंडिविजुअल अपनी जान की परवाह किए बिना अपने रिलेटिव्स यानी फैमिली मेंबर्स की रिप्रोडक्टिव सक्सेस को बढ़ाता है। मतलब वो खुद रिप्रोड्यूस करे ना करे, पर वो मेक श्योर करता है कि उसके परिवार के लोग जिनमें सेम जीन्स हैं वो जिंदा रहें और रिप्रोड्यूस करें। इस बात को समझने के लिए हनी बी यानी मधुमक्खी का एक एग्जाम्पल देखते हैं। लुक ऑन द स्क्रीन केयरफुली। यहाँ ये एक क्वीन बी है, फीमेल, और बाकी कुछ वर्कर्स यानी फीमेल्स एंड ड्रोन्स यानी मेल्स हैं। दोस्तों, मधुमक्खियों के छत्ते यानी हाइव में सारी फीमेल्स रिप्रोड्यूस नहीं करती, सिर्फ क्वीन बी रिप्रोड्यूस करती है। जो बाकी अदर फीमेल्स यानी वर्कर्स होती हैं, वो खुद अपने बच्चे पैदा नहीं करती, बल्कि वो अपनी पूरी लाइफ क्वीन बी को असिस्ट यानी हेल्प करने में और उसके बच्चों को पालने यानी टेक केयर करने में लगा देती हैं। ये किन सिलेक्शन है, अपनी बहन यानी क्वीन की हेल्प करना ताकि फैमिली के जीन्स आगे बढ़ सकें। मित्रों, एक और एग्जाम्पल देखते हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकीज का। स्क्रीन पे लिखा है वन फीमेल रिप्रोड्यूसेस मोर एंड अदर फीमेल्स असिस्ट हर। मंकीज के कुछ ग्रुप्स में भी ऐसा देखा गया है। एक डोमिनेंट फीमेल होती है जो सबसे ज्यादा रिप्रोड्यूस करती है, और जो ग्रुप की दूसरी फीमेल्स होती हैं जो अक्सर उसकी बहनें या बेटियां होती हैं, वो उसे असिस्ट यानी हेल्प करती हैं, बच्चों की टेक केयर में या फूड अरेंज करने में।
वो अपनी रिप्रोडक्टिव एनर्जी सैक्रिफाइस कर रही हैं ताकि उनकी किन यानी फैमिली सक्सेसफुल हो सके। तो दोस्तों, किन सिलेक्शन बेसिकली ऑल्ट्रुइज्म फॉर फैमिली है। हम अपने रिलेटिव्स की हेल्प इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर भी हमारे सिमिलर ही जीन्स होते हैं। हम रिप्रोड्यूस करें या फैमिली मेंबर्स, जीन्स तो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हो ही जाएगी। ऐसे जीन्स की कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी, जनरेशन ओवर जनरेशन। आई होप ये कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो गए होंगे, राइट? अब सवाल ये आता है कि कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा क्यों करेगा, अपनी जान की कुर्बानी क्यों देगा? दोस्तों, इसका जवाब छुपा है एक कॉन्सेप्ट में जिसको कहते हैं जेनेटिक रिलेटेडनेस। तो चलो समझते हैं कि फैमिली या ग्रुप का कौन सा मेंबर और किस कंडीशन पे अपने जान की बाजी खेलेगा या अपनी जान की कुर्बानी देगा। फोकस ऑन स्क्रीन। एक पेडिग्री चार्ट समझते हैं ताकि पेरेंट्स से प्रोजेनीज में जीन्स कैसे इनहेरिट होते हैं ये समझ में आए। दोस्तों, इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स यानी जीन्स फ्रॉम पेरेंट टू द सब्सिक्वेंट जनरेशंस। लुक ऑन डायग्राम। ये फीमेल पेरेंट है, मदर। ये मेल पेरेंट है, फादर। एंड लेट्स सपोज दीज आर द प्रोजेनीज और ऑफस्प्रिंग्स। ये दो फीमेल प्रोजेनीज, डॉटर्स, एंड ये दोनों मेल प्रोजेनीज, सन्स हैं। मान लो मदर का जीनोटाइप है A1 A2 एंड फादर का A3 A4 और हम इसको पेरेंट्स का 100% एंड 100% जीन मानते हैं। अब प्रोजेनीज का जीनोटाइप्स देखते हैं। इसका A1 A3, इसका A1 A4, इसका A2 A3, A2 A4। दोस्तों, जब पेरेंट्स रिप्रोड्यूस करते हैं तो प्रोजेनी में 50% जीन्स फादर से और 50% मदर से आते हैं। इसीलिए पेरेंट और बच्चे का रिलेशन 0.5 या 50% होता है। जैसे इस फर्स्ट प्रोजेनी को देखो, इसमें A1 आया मदर से और A3 आया फादर से, तो ये 50% मदर से प्लस 50% फादर से सिमिलर होगा, तो पेरेंट और प्रोजेनी का रिलेशन 50% या 1/2 होगा। ऐसे ही फुल सिबलिंग्स इज इक्वल टू 50% और हाफ, यानी सगे भाई बहन में भी एवरेज जेनेटिक शेयरिंग 50% होती है। ग्रैंड पेरेंट ग्रैंड प्रोजेनी इज इक्वल टू 25% और 1/4। दादा दादी और पोते पोती में ये परसेंटेज आधा हो जाता है, यानी 25%। मीन्स 50% जेनेटिक रिलेटेडनेस डिक्रीजेज ओवर द जनरेशंस। हर जनरेशन के साथ रिलेटेडनेस 50% कम होती जाती है। ये इंडिकेट करता है कि कैसे जीन्स डाइल्यूट होते जाते हैं जैसे हम दूर के रिश्तों में जाते हैं। अब चलो नेक्स्ट स्लाइड पे अपने कुछ और रिलेटिव्स और उनके साथ हमारा रिश्ता कितना गहरा यानी रिलेटेडनेस कितना परसेंट होता है ये समझते हैं। दोस्तों, इसे पाथ एनालिसिस कहते हैं। द मैजिक नंबर इज 0.5 या हाफ यानी 50%। एक बात दिमाग में बैठा लो, स्क्रीन पे देखो क्या लिखा है। पेरेंट्स ऑलवेज ट्रांसफर 50% ऑफ देयर जीन्स टू देयर प्रोजेनी। मतलब जब भी हम जनरेशन चेंज करते हैं, पेरेंट टू प्रोजेनी जीन्स हाफ यानी 50% या 0.5 पास होते हैं। नाउ लेट्स गेट वैल्यूज ऑफ रिलेशनशिप्स। लुक ऑन स्क्रीन। रिमेंबर वन थिंग, सेल्फ, आप खुद, आपके जीन्स आपसे 100% मैच करते हैं। आपकी खुद की वैल्यू होगी 1। रिमेनिंग रिलेशंस की वैल्यू क्या होती है स्क्रीन पे देखो, एक पेडिग्री चार्ट की हेल्प से समझते हैं। पेरेंट प्रोजेनी का रिलेटेडनेस तो हमने पीछे अभी समझा कि 50% होता है। अब फुल सिबलिंग्स का देखो। दीज ऑल 4 प्रोजेनीज आर फुल सिबलिंग्स ऑफ ईच अदर। तो समझने के लिए किसी दो को ले सकते हो। मान लो मैंने इन दोनों को ले लिया। ये दोनों आपस में फुल सिबलिंग्स होते हैं। अब इन दोनों का जीनोटाइप्स देखो। पहले का है A1 A3 और दूसरे का A1 A4। दोनों के पास आउट ऑफ 2 अलील्स एक एक अलील कॉमन है, क्योंकि दोनों के पास A1 एंड A1 अलील प्रेजेंट है। तो इन दोनों फुल सिबलिंग्स में सिमिलैरिटी कितनी हुई? आंसर है 50%, यानी वैल्यू बोले तो 0.5, राइट? तो दोस्तों, फुल सिबलिंग्स या पेरेंट्स रिलेटेडनेस इज इक्वल टू 50%, वैल्यू इज इक्वल टू 0.5 और हाफ। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने भाई बहन और माता पिता से 50% जेनेटिकली सिमिलर हैं। जैसे ये अपने सिस्टर से 50% और अपने पेरेंट्स से भी 50% जेनेटिकली सिमिलर है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, हाफ सिबलिंग्स। यहां रिश्ता थोड़ा दूर का हो गया, एक स्टेप और पीछे जाना पड़ेगा। स्क्रीन पे देखो, मैं आपको एक पेडिग्री चार्ट की हेल्प से समझाता हूं। लेट्स सपोज कि ये आप हो, ये आपके फादर और ये हैं आपके ग्रैंडफादर। तो ग्रैंड पेरेंट्स मतलब 2 जनरेशंस। डू रिमेंबर कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में हमेशा 50% जीन्स पास होती हैं। स्क्रीन पे देखो, आपके ग्रैंडफादर से आपके फादर को जीन्स पास हुई 50%, यानी वैल्यू होगी 0.5, और आपके फादर से आपको जीन्स पास हुई 50%, यानी अगेन वैल्यू होगी 0.5। यहां ध्यान देना जरूरी है कि एक जनरेशन में 50% रिलेटेडनेस डिक्रीज हुई, मतलब रिलेटेडनेस इज डिक्रीज्ड बाय 0.5। तो 2 जनरेशंस के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? 0.5 एंड 0.5 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल।
स्क्रीन पे देखो 0.5 क्रॉस 0.5 इज इक्वल टू 0.25 मीन्स आपका अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप 25% का हुआ। ओके, गॉट इट? क्या मेरी बात समझ आई? ऐसे ही अंकल, आंट्स एंड हाफ सिबलिंग्स के केस में भी जेनेटिक रिलेटेडनेस 25% होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं एक और रिलेशन जो है कजिन्स का। चलो कजिन्स के साथ हमारा रिलेशनशिप कितना गहरा होता है ये देखते हैं। ये और दूर का रिश्ता है। अब 50% और रिलेटेडनेस डिक्रीज हो जाएगी, सो वैल्यू होगी 0.125। ये वैल्यू कैसे आई? सिंपल है, कैलकुलेशन देखो। 0.5, 0.5 एंड 0.5 3 टाइम्स लेंगे और तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 0.125 मींस 12.5%। अब लास्ट में मैं कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस की एक समरी टेबल देता हूं, सीधा सीधा इसको दिमाग में छाप लो। ये शॉर्ट ट्रिक है। डू फोकस ऑन स्क्रीन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस की वैल्यूज डायरेक्ट याद होनी चाहिए। इस लिस्ट को एक बार ध्यान से देखो और रट्टा मार लो। डू फोकस ऑन स्क्रीन। पेरेंट प्रोजेनी के लिए हाफ या 1/2 यानी 50%। फुल सिबलिंग्स का भी हाफ या 1/2 यानी 50%। नोट करो, पेरेंट, चाइल्ड और सिबलिंग्स दोनों का वैल्यू सेम है। हाफ सिबलिंग्स के लिए 1/4 या 1/4 यानी 25%। डू रिमेंबर, हाफ सिबलिंग्स वो होते हैं जिनका एक पेरेंट कॉमन होता है। हाईलाइटेड, यहां रिलेटेडनेस आधी हो गई है। फॉर ग्रैंड पेरेंट एंड ग्रैंड प्रोजेनी, दादा दादी और उनके पोते पोती के लिए वैल्यू इज 1/4 या 1/4 यानी 25%। फॉर अंकल, नेफ्यू, चाचा, मामा और भतीजा भांजा के लिए इट इज 1/4 और 1/4 यानी 25%। आंट नीस इज 1/4 या 1/4 मतलब 25%। सिंपल ट्रिक, अंकल आंट वाले लेवल पर सब 1/4 है यानी 25%। फर्स्ट कजिन, चचीरे या ममेरे भाई बहन के लिए वैल्यू होती है 1/8 मतलब 12.5%। यहां वैल्यू और कम होकर 1/8 या 12.5% रह जाती है। तो मित्रों, याद रखिएगा, हैमिल्टन्स रूल के हिसाब से हम उन्हीं की हेल्प करते हैं जिनके साथ हमारा आर यानी जेनेटिक रिलेटेडनेस वैल्यू हाई होता है। ये याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यूज न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आएंगी। इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए और पूरा डेटा रट मारो। ओके मित्रों, अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो ऑल्ट्रुइज्म बिहेवियर का कोर पार्ट है, हैमिल्टन्स रूल। अभी हमने पीछे समझा और आपने अक्सर देखा होगा कि एनिमल्स और ह्यूमंस भी अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प करते हैं, इवन अगर उन्हें खुद नुकसान यानी लॉस हो रहा हो। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब छुपा है जेनेटिक्स में। तो चलो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले डेफिनेशन पर फोकस करते हैं। व्हाट इज हैमिल्टन्स रूल? स्क्रीन पे लिखा है, kin selection causes genes to increase in frequency when the genetic relatedness of a recipient to an actor multiplied by the benefit to the recipient is greater than the reproductive cost to the actor। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना? चलिए इसे सिंपल करते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा कि एक्टर या डोनर वो होता है जो हेल्प कर रहा है, जो एक्शन ले रहा है। रेसिपिएंट वो जिसको हेल्प मिल रही है यानी जिसको बेनिफिट हो रहा है। ये रूल कहता है कि ऑल्ट्रुइज्म यानी दूसरों की मदद करना तभी एवोल्यूशनरीली सक्सेसफुल होगा जब जीन्स का नेक्स्ट जनरेशन में पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसका सिंपल फॉर्मूला देखो, स्क्रीन पर लिखा है, स्मॉल r क्रॉस b ग्रेटर दैन c। यहां 3 चीजें मैटर करती हैं। ये 3 फैक्टर्स क्या हैं? स्मॉल r रिप्रेजेंट्स जेनेटिक रिलेटेडनेस। सिंपल शब्दों में ये आपका उस इंसान से कितना गहरा जेनेटिक रिश्ता है। फॉर एग्जाम्पल, भाई है या कजिन है या कोई और। बी रिप्रेजेंट करता है बेनिफिट, मींस जिसको हेल्प मिल रही है उसका कितना फायदा हुआ, कितने ऑफस्प्रिंग्स वो प्रोड्यूस कर पाएगा इस हेल्प की वजह से। एंड सी रिप्रेजेंट्स कॉस्ट, यानी हेल्प करने वाले का कितना नुकसान हुआ। अब ये हैमिल्टन्स रूल क्या कहता है? अगर रिलेशन आर और बेनिफिट बी का प्रोडक्ट लॉस सी से बड़ा है तो वो बिहेवियर नेचर सेलेक्ट करेगी। मींस अगर आर क्रॉस बी इज ग्रेटर दैन सी, ओनली देन नेचर विल फेवर ऑल्ट्रुइज्म। दोस्तों, इसको दिमाग में बैठा लो अच्छे से। यही पॉइंट तुम्हारा सारा न्यूमेरिकल सॉल्व कराएगा। तो अब आते हैं न्यूमेरिकल सॉल्विंग यानी एप्लीकेशन ऑफ हैमिल्टन्स रूल। स्क्रीन पर देखो, एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अ बर्ड गिव्स एन अलार्म कॉल ऑन स्पॉटिंग अ प्रेडेटर। दिस एक्ट सेव्स इट्स रियल ब्रदर, enabling the brother to produce 4 extra offsprings in the future. However, the alarm call draws the predator's attention to the caller, resulting in its death and the loss of 1 potential offspring. Will natural selection favor this altruistic behavior? Solution. सबसे पहले देखो हमारे पास डेटा क्या है। रिलेशनशिप रियल ब्रदर, सो स्मॉल r इज इक्वल टू 0.5 यानी हाफ। बेनिफिट टू रेसिपिएंट, ब्रदर ने कितने एक्स्ट्रा ऑफस्प्रिंग बनाए? 4,
मीन्स बेनिफिट B इज इक्वल टू 4. कॉस्ट टू एक्टर, डोनर बर्ड ने कितने ऑफस्प्रिंग लूज किए? 1. सो C इज इक्वल टू 1. नाउ अप्लाइंग द हैमिल्टन्स रूल, स्मॉल r क्रॉस B इज ग्रेटर दैन C. वैल्यूज पुट करो. स्मॉल r क्रॉस B हो जाएगा 0.5 क्रॉस 4. मल्टीप्लाई करने पे स्मॉल r क्रॉस B की वैल्यू हो जाएगी 2. अब C दिया है 1. यहाँ 2 यानी स्मॉल r क्रॉस B ज्यादा है 1 यानी C से. कंक्लूजन, हाँ, नेचुरल सिलेक्शन इस बिहेवियर को फेवर करेगा, क्योंकि अपने भाई के 4 प्रोजेनीज को सेव करना जेनेटिकली ज्यादा बेनिफिशियल है कंपेयर टू अपना 1 ऑफस्प्रिंग लूज करना. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिविजुअल A is in danger of drowning. To save A, 3 first cousins take a risk. If they successfully save A will survive to produce 8 offsprings. However, the rescue effort incurs a collective cost to the cousins, resulting in a total loss of 2 offsprings among them. According to Hamilton's rule, will this act be selected for? Solution. यहाँ हमारे पास डेटा है रिलेशनशिप फर्स्ट कजिन्स, सो स्मॉल r इज इक्वल टू 0.125 यानी 1/8. बेनिफिट टू रेसिपिएंट B, A जिसकी जान बची, कितने ऑफस्प्रिंग लाएगा? 8. कॉस्ट टू एक्टर, टोटल कॉस्ट कितनी है? 2 ऑफस्प्रिंग्स. हैमिल्टन रूल अप्लाई करो. स्मॉल r क्रॉस B इज ग्रेटर दैन C. स्मॉल r क्रॉस B हो जाएगा 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 8. यहाँ से स्मॉल r क्रॉस B आ जाएगा 1 एंड C इज गिवन 2. Here small r cross B is not greater than C. इसलिए नेचुरल सिलेक्शन इस बिहेवियर को फेवर नहीं करेगा. मैथमेटिकली समझो, 3 कजिन्स ने मिलकर जितनी मेहनत की और कॉस्ट पे किया 2 ऑफस्प्रिंग्स का नुकसान, उसके बदले में जेनेटिक प्रॉफिट यानी सिर्फ 1 जेनेटिक यूनिट कम मिला. इसलिए एवोल्यूशनरली ये घाटे का सौदा है, यानी बैड डील. राइट? क्या आपको ये समझ आया? अब एक क्वेश्चन आपसे. बताओ कि अगर कोई अपने अंकल के लिए जान देना चाहे तो बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए या कम, और क्यों? चलो मैं जाते जाते एक हिंट दे देता हूं. हैमिल्टन्स रूल बस यही कहता है, ब्लड इज थिकर देन वाटर. हम उनके लिए ज्यादा सैक्रिफाइस करते हैं जिनके साथ हमारा स्मॉल r वैल्यू यानी जेनेटिक रिलेटेडनेस हाई होता है, ताकि हमारे जीन्स जो उनके अंदर भी हैं नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाएं. ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना. और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं फिर मिलूंगा एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग. धन्यवाद.